हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजू सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद हम आप लोग के बीच में लेकर के आए क्लास इस चैनल पे और अब रेगुलर क्लास चलेगा। अब थोड़ा समय भी मिलने लगा है मुझे भी। तो फ्रेंड्स, बता दें कि बिहार बोर्ड में सम्मिलित होने वाले वे सारे विद्यार्थी जिनका एग्जाम 2025 में बोर्ड एग्जाम होगा, उनके लिए इस चैनल पे वरदान साबित होगा, क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी का निचोड़ और साथ साथ में वे सवाल क्लियर करवाएंगे जो पक्का आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, वो भी एकदम सरल भाषा में, आसान भाषा में, जो आपको सीधा माइंड में जाएगा। फ्रेंड्स, एक बार मेरा वीडियो देख लेने के बाद आपको ये एहसास हो जाएगा, यानी अब दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जिस क्वेश्चन को हम बताएंगे, बस आप लोग खाली शांतिपूर्वक वीडियो में बने रहेगा और देखिए कैसे हर क्वेश्चन को एकदम इजीली तरीके से क्लियर कर देंगे, जो सीधा आपका माइंड में चला जाएगा। फ्रेंड्स, तो ये हम यहाँ पे 10th क्लास का एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है कि सीध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे फ्रेंड्स √3 दे देता है, √2 दे देता है, √7 दे देता है। कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन बनाने आ गया, सारे सवाल बनाने आ जाएंगे इस पे आधारित रहेगा, तो ठीक है, पूरा आसानी तरीके से क्लियर होगा। बस बनाने का तरीका जान लीजिए एक बार। और चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते बिना समय को गवाए हुए। और हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद देखिए कितना मजा आने वाला है आपको। ठीक है, दिया है फ्रेंड्स कि सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे √5 दिया हो, आप कह सकते हैं कि √3 भी, √2 भी और √7 भी। ठीक है, इससे बेसी नहीं आता है। इतना भी अगर सवाल दे देगा तो कंफर्म 100% हम कह सकते हैं कि आप बना दीजिएगा ये पूरा वीडियो देखने के बाद। तो चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम जान रहे हैं कि √5 एक कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। अब बोल रहे कि सिद्ध करना है। अभी जैसे बोल देगा किसी को कि बताइए कि मार्कर है, तो हम भी जान रहे कि क्या है, ये मार्कर है। तो कैसे होगा, हम इसको बोलेंगे कि नहीं ये पेन है, कोई और बोलेगा मार्कर, इस पे बात चलेगा, लेकिन जीत किसका होगा, तो इस मार्कर का ही जीत होगा। ठीक है, तो वही सवाल यहाँ पे √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबको पता है कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या, लेकिन आपको क्या करना, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना तो इसको हम अपोजिट मानेंगे। समझ में आ रहा है, क्या करेंगे, अपोजिट माने। अपोजिट मतलब इसका उल्टा मानेंगे। जैसे अपरिमेय बोला तो हम क्या मान लेंगे, परिमेय मान लेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम सोल्व करते हैं। ठीक है, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। हम क्या मान चुके हैं, √5 को क्या मान चुके हैं, तो परिमेय संख्या मान चुके हैं। देखिए कैसे आसानी तरीके से क्लियर होगा फ्रेंड्स। अब √5 एक परिमेय संख्या, तो क्या हम परिमेय बराबर परिमेय लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो √5 को क्या मान चुके हैं, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो p/q के रूप में होता है। तो परिमेय बराबर परिमेय हो गया, यानी हम लिख सकते हैं, जैसे 2 बराबर 2 हम लिख सकते हैं, उसी प्रकार से परिमेय बराबर हम परिमेय लिख दिए। यहाँ पे हम दर्शा देंगे कि जहां p और q धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक कहने का मतलब कि संख्या जो है वो प्लस में है। ठीक है, धन पूर्णांक है जो सहअभाज्य है, जो सहअभाज्य है। अब एक सहअभाज्य क्या होता है, यही कंफ्यूजन हो जाता है विद्यार्थी को, तो घबराइए नहीं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सहअभाज्य कहने का मतलब हुआ कि केवल इसका एक गुणनखंड हो सकता है, यानी एक ही संख्या कट सकते हैं, दूसरा नहीं कट सकता। केवल कितने संख्या कट सकते हैं, एक संख्या ही कट सकता है, इसे दूसरा कोई नहीं। उसी को क्या कहते हैं, सहअभाज्य कहते हैं। तो हम क्या किए, सबसे पहले कि जो सवाल दिया था उसका उल्टा मान लिए। आप परिमेय रहेगा तो हम क्या मान लेंगे, परिमेय। आप जानते हैं कि परिमेय बराबर परिमेय हम लिख सकते हैं। तो 5 एक परिमेय संख्या मान चुके हैं और p/q को भी परिमेय संख्या कहा जाता है। तो परिमेय बराबर परिमेय। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि दोनों पक्षों में वर्ग करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे फ्रेंड्स, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। ठीक है, वर्ग करने पर। अब वर्ग करेंगे तो √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर में हमारे पास p/q का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब स्क्वायर करेंगे, रूट कहते हैं, स्क्वायर जो है रूट लेके भाग जाता है, क्या बचेगा, 5 बच जाएगा, हमारे पास p² हो जाएगा और नीचे में q² हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो आप जानते हैं कि बराबर में तिरछा तिरछी क्या होता है, गुना होता है। तो 5 गुने q² हो जाएगा। अब 1 गुने p करेंगे तो p² हो जाएगा। इसको समीकरण हम 1 मान लेंगे। कंप्लीट है। चलिए अब देखिए, यहां से आप पढ़े होंगे कि a बराबर bq प्लस r। क्या ये इससे डिवाइड होता है, ये भी तो इससे डिवाइड होता है, कंफर्म है, यानी कटते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप नजर लगाइए कि ये संख्या इससे कटेगा। अभी a बराबर bq प्लस r बताया ना, a बराबर bq प्लस r, यानी a इससे कटेगा तो a भी इससे कटेगा, कंफर्म है। जैसे यहाँ 8 है, यहाँ 4 रहता है, 2 + 0, तो 8 से 4 भी कटेगा, तो 4 से 8 भी कटेगा, कंफर्म है। तो यही वाला यहाँ पे शर्त आपको लगाना है। क्या लगाना है, जरा देखेंगे यहाँ पे क्या फ्रेंड्स, तो 5 जो है किसको काट देगा, p² को,
5p² को क्या करता है, तो विभाजित करता है, ठीक है। और जब 5 जो है p² को विभाजित करेगा तो 5 भी p को विभाजित करेगा, p² को करेगा। जैसे 25 है तो 25 का अगर वर्ग घटाएंगे तो 5 आएगा तो उसको भी विभाजित करेगा। तो सेम 5 जो है p² को विभाजित करता है, अतः 5 भी जो है जो p को क्या करेगा, विभाजित करेगा, ठीक है, विभाजित करेगा। जरा ध्यान से समझिएगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं, खाली वीडियो में बने रहिए ना, देखिए ना कैसे माइंड में जाएगा। हम यहाँ पे लिख दें कि 5 जो है p² को विभाजित करता है, अतः 5p को भी, है ना, 5p को भी विभाजित करेगा। इतना करने के बाद फ्रेंड्स आपको इसके स्थान पे आपको अलग संख्या, मतलब 5 है, 5 का ही दिया हुआ तो 5 ही मान लेना, लेकिन p और q के अलावा कोई और संख्या कांस्टेंट के रूप में मान लेना। जैसे m मान लीजिए, n मान लीजिए, c मान लीजिए, p मान लीजिए, कुछ p और q छोड़ करके कोई और संख्या मान लेना। तो चलिए हम मान लेते हैं, ऐसे करते हैं, माना कि फिर से ये जो p है फ्रेंड्स, वो p के स्थान पे 5 ही मानना है। अगर 3 रहेगा √3 तो यहाँ 3 ही मानना, 7 रहेगा तो 7 ही मानना, क्योंकि वर्ग के रूप में कटना भी चाहिए। अब यहाँ पे 5 मानिए और p और q के अलावा कोई और संख्या मानना है आपको। तो चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, तो यहाँ पे c मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे हमको। अब यहाँ पे समीकरण क्या करना होगा, तो समीकरण 1 में किसका मान, p का मान और रख लेने पर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 5q² हो गया। हमारे पास p है और p के स्थान पे 5c मान चुके हैं, तो 5c का होल स्क्वायर कंप्लीट है। चलिए तो 5 के 5 q² का q², अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, और c का स्क्वायर करेंगे तो c² हो जाएगा भैया। अब जरा देखिए, 5 से 25 कटेगा 5 बार में, यानी q² बराबर हमारे पास 5c² हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि q किसको विभाजित करेगा, 5 को करेगा, ठीक है। यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इसको फ्रेंड्स हम समीकरण 2 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर q² 5 को विभाजित, ठीक है, विभाजित करता है, इसीलिए q भी, ठीक है, इसलिए कौन, तो q भी किसको विभाजित करेगा, तो 5 को विभाजित करेगा। अब फ्रेंड्स आप समझिएगा, यहाँ पे सवाल यहीं से कंप्लीट हो गया, नहीं से क्या, यहाँ मान चुके हैं कि p और q क्या है, तो धन पूर्णांक है और सहभाज्य, यानी एक के अलावा कोई दूसरा से नहीं कट सकता है। अब यहाँ पे हम जब इसको तोड़ने के बाद आए तो 5 किसको काट रहा है, p² को विभाजित करता है, तो अतः 5 भी p को विभाजित कर देगा। और जब समीकरण 2 आया तो यहाँ पर q² किसको विभाजित कर रहा है, 5 को विभाजित करता है, इसलिए q भी 5 को विभाजित करेगा। अब समझिएगा कि यहाँ पे हम कह रहे हैं कि p और q क्या है, सहभाज्य, यानी एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि p जो है सभी 5 विभाजित कर दे रहा, और q भी है उसको भी 5 से विभाजित कर रहा है, यानी अब यहाँ पे गुणनखंड कौन हो गया, तो 5 जो है p से भी कट जा रहा है और q से भी कट जा रहा है। लेकिन सवाल में हम क्या मान चुके हैं, सहभाज्य, यानी एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 5 जो है दोनों से कट जा रहा है। अतः समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, अतः यहाँ पर, ठीक है, ये समीकरण ना भी दे सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अतः, ठीक है, अतः यहाँ पर 5 एक क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। फ्रेंड्स यहाँ पे 5 क्या हो गया कि उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया, यानी p से भी कट जा रहा है और q से भी कट जा रहा है, तो क्या हो गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड। हम क्या मान चुके थे, सहभाज्य गुणनखंड है ना, तो इसीलिए हमारा मान्यता क्या हो गया, गलत हो गया। अतः यहाँ पर क्या लिख दिया, अतः यहाँ पर 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो p से और q से विभाजित हो जाता है, ठीक है। अतः हमारी मान्यता गलत है। यहाँ पे आप समझ गए कि 5 जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जा रहा है, क्यों, क्योंकि p से भी और q से विभाजित हो रहा है। लेकिन हम क्या मानते थे कि सहभाज्य, यानी एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं हो सकता, अतः हमारी मान्यता क्या है, गलत है, हमारी मान्यता
गलत है ना। √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि क्या है, अपरिमेय संख्या है। और ये आपका प्रूफ हो गया। तो चलिए वीडियो में एक बार बन रही है, थोड़ा सा हम रिपीट करते रहे। सबसे पहले अगर आपको अंदर सवाल आ जाएगा एग्जाम में कि √2 या √3 या √5 या √7 एक सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है, तो क्या करेंगे। और फ्रेंड्स सबसे पहले आप परिमेय रहेगा तो आपको क्या मान लेना है, विरोधाभास मान लेना है परिमेय। अब जानते हैं कि परिमेय बराबर परिमेय होता है, तो यहाँ पे √3 रहेगा तो √3, √5 है तो √5 लिख दिए। p/q परिमेय संख्या कहा जाता है। जहाँ p और q धन पूर्णांक है, मतलब प्लस में संख्या है, जो सभाज्य है। ठीक है, सभाज्य मतलब केवल एक से कटेंगे, इसके अलावा किसी से नहीं कटने वाले हैं। अगला, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर 5 के स्क्वायर के √5 के स्क्वायर के तो 5 आ गया, p के स्क्वायर तो p और q के स्क्वायर के तो q स्क्वायर आ गया। तीसरे गुना कर दिए, 5 के स्क्वायर बराबर p स्क्वायर हो गया। a बराबर bq प्लस r, यानी भाग एल्गोरिथम आप लोग पढ़े होंगे, आगे से पीछे ठीक है भाजक को काटता है, यानी 5 जो किसको विभाजित करेगा, p स्क्वायर को, तो 5 भी p को विभाजित करेगा। तो कन्फर्म है कि p स्क्वायर भी 5 को विभाजित करेगा, यानी एक दूसरे को काटेंगे। ठीक है, तो 5 p स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः 5 p को भी विभाजित करेगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पे कोई कांस्टेंट मान लेना रहता है, यानी एक संख्या अलग से मान लेना है। 3 रहेगा तो 3 मानेंगे, 7 रहेगा तो 7 मानेंगे, √2 है तो 2 मानेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो 5 यहाँ पे c मान लिया एक संख्या, कोई दिक्कत नहीं है, आप a मानिए n मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 बैठा है तो 5q का 5 के स्क्वायर हो गया, p स्क्वायर है तो p की जगह पे हम 5c तो 5c बैठा दिए, या 5q स्क्वायर का 5 के स्क्वायर 5c स्क्वायर, तो 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25 हो गया, c के स्क्वायर करेंगे तो c स्क्वायर हमारा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे 5 से कट गया 5 25, यानी q स्क्वायर हो गया, 5c स्क्वायर हो गया। अब ये संख्या इससे विभाजित करेगा और ये भी इससे विभाजित करेंगे। यहाँ पर q स्क्वायर 5 को विभाजित करता है, इसलिए q भी 5 को विभाजित करेगा, तो कन्फर्म है कि 5 q भी कर दे रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे लिख दिया फ्रेंड्स कि यहाँ पर, ठीक है इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। हम कह चुके हैं पहले सवाल में कि कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, क्या सभाज्य है, यानी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा कोई और नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे 5 क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है कि जो p और q दोनों से विभाजित हो जाता है। अतः हमारी मान्यता ही क्या हो गया, गलत है, हमारी मान्यता गलत है। √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो फ्रेंड्स क्या ये आप लोगों को समझ में आया? अगर समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसा लगा वीडियो, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स हम आप लोग को यहाँ पे समय नहीं लेंगे, लेकिन एनसीईआरटी और वे सारे सवाल बताएंगे जो आपको पक्का एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो सबको जय हिंद, धन्यवाद।